नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हमीरपुर से नीलकांत भारद्वाज। आज हमीरपुर के समीरपुर, जी हाँ समीरपुर, जैसा कि आप सब जानते हैं, समीरपुर एक ऐसा क्षेत्र जहां से 2 बार जो है वो प्रदेश को जो है वो नेतृत्व मिला। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के निवास पे इस वक्त हम लोग यहाँ पे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहाड़ी प्रदेश हिमाचल इस बार जो है अपने 50 साल जो है पूर्ण राज्यत्व के पूरे करने जा रहा है। तो इस समय अवधि के दौरान, इन 50 सालों में इस प्रदेश ने जो है वो क्या पाया, क्या खोया, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हो सका, इन तमाम सारी बातों को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज यहाँ हम 2 बार के हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के घर पे हैं। तो उनसे ही जानेंगे आज इन सवालों के जवाब। तो आपको मिलाते हैं प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी से। सर नमस्कार जी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल में आपका स्वागत है सर। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पूर्ण राज्यत्व दिवस की। सर, जैसा कि बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल 50 साल पूरे कर रहा है इस बार। तो सर, आपकी नज़र में आप 2 बार आपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, 2 बार मुख्यमंत्री रहे आप, और काफी लोकप्रियता रही आपकी हिमाचल प्रदेश में। तो पूर्ण राज्यत्व बनने के बाद हिमाचल ने क्या पाया सर? सबसे पहले तो आपको और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, हिमाचल वासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की बहुत बहुत बधाई। और इस बार तो ये दिवस 50वां साल पूरा कर रहा है, ये ऐतिहासिक भी है, महत्वपूर्ण भी है। जो आपने कहा कि क्या पाया 50 वर्षों में, पूर्ण राज्यत्व प्राप्त करने के बाद हिमाचल प्रदेश में विकास को एक गति मिली। जो पहले बजट बहुत थोड़ा होता था वो बजट बढ़ा जी। और प्रदेश तीव्र गति से विकास करने लगा। अलग अलग सरकारें अलग अलग समय पर रहीं, प्रत्येक सरकार ने अपने अपने हिसाब से विकास करवाने का प्रयास किया। डॉक्टर वाई.एस. परमार जो प्रथम मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के थे, उनको आज लोग हिमाचल प्रदेश का निर्माता कहते हैं। उन्होंने प्रदेश को फल राज्य बनाने के लिए और अन्य विकास की योजनाएं प्रारंभ की। जो भी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने अपने विजन के हिसाब से प्रदेश को नया नेतृत्व दिया, नई दिशाएं खोली। हिमाचल प्रदेश ने इन 50 वर्षों में बहुत सारे जब अवार्ड मिलते हैं, जो कंपटीशन नेशनल लेवल पे होता है राज्यों में, जी जी, तो हिमाचल प्रदेश को क्षेत्रफल के कारण बड़े राज्य में गिना जाता है, अर्थात हमारा मुकाबला बड़े राज्यों के साथ होता है। जी जी। पर किसी ना किसी क्षेत्र में हर बार हिमाचल अच्छा करता है, और कई बार तो कई क्षेत्रों में अच्छा करता है, और कई बार प्रथम स्थान बहुत सारी बार हिमाचल प्रदेश के प्रदेश सरकार को अपने कार्य के लिए मिला है। पहाड़ी राज्यों के लिए एक आदर्श राज्य बन गया हिमाचल, और पहाड़ी राज्यों के लिए ही नहीं अपितु अन्य राज्यों के लिए भी बहुत सारी चीज़ों में एक मॉडल बन के सामने आया है विकास की गति के लिए। मैं आपके माध्यम से इस बात को लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूँ। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ हमारी सरकार थी, उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई जी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक गांव 12 पक्की सड़क के साथ जुड़े, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया और प्रत्येक राज्य को कहा कि वो अपने अपने DPRs बना के भेजे। मुझे याद है हमारे लोक निर्माण विभाग ने बहुत शानदार काम उसमें किया, और सारे देश में सबसे पहले DPRs बना के हमने भेजी। और कुछ राज्यों में तो हमारी DPR सर्कुलेट हुई कि इसको फॉलो करो, इसका अनुकरण करके आगे बढ़ो। और अनेकों गांव हिमाचल प्रदेश में इस योजना के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, और आने वाले कुछ वर्षों में मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश होगा जहां प्रत्येक गांव पक्की सड़क से जुड़ा होगा। जी जी। इसका जहाँ श्रेय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, उनके विजन को जाता है, वहीं यहाँ के लोगों को
यहाँ के लोगों के समर्थन, सहयोग को, मेहनत को जाता है। जी जी तो बहुत कुछ पाया, बहुत सारे क्षेत्रों में, बागवानी का क्षेत्र हो, जी जी पर्यटन के क्षेत्र में। बागवानी के क्षेत्र में तो हम वॉल ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, फलों की टोकरी। जी। हर तरह का फल यहाँ होता है। मुझे याद है 99 में जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे। लोकसभा में हम इकट्ठे सीट फेलो थे। मैं यहाँ मुख्यमंत्री बन गया, वो वहाँ डिफेंस मिनिस्टर बन गए। बैजनाथ से मैं आ रहा था उपचुनाव के प्रचार के बाद, तो रास्ते में उनका फोन आया कि मैं कल सवेरे आ रहा हूँ और नाश्ता आपके पास करूँगा। कोई औपचारिकता जॉर्ज साहब नहीं मानते थे। वो आए, उनको जब नाश्ते में कीवी दी तो उन्होंने कहा विदेश से आई है, कहाँ से मंगाई है? हमने कहा ये विदेश से नहीं आई है, हिमाचल प्रदेश की ही है, यहीं ठियोग क्षेत्र में पैदा हुई है। जी 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 उसमें कीवी बहुत महंगी बिकती थी, विदेशी फल माना जाता था। लेकिन हिमाचल के फल उत्पादकों ने वो भी यहाँ पैदा की। हर तरह का फल यहाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। सेब के लिए भी माना जाता है सबसे ज़्यादा अच्छा सेब यहाँ पैदा होता है। तो इस तरह जैसे मैं पर्यटन की बात कर रहा था, हमने अपने टाइम में स्टे होम का कार्यक्रम चलाया ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और जो पर्यटक आता है वो उसको घर जैसी सुविधा भी मिले। तो हमने 3 कमरे 4 कमरे तक की सुविधा दी कि जो ऐसे अच्छे कमरे बनाएगा और वेल फर्निश्ड होंगे, उनकी हाउस कीपिंग ठीक हो, साफ सुथरे हो, बाथरूम हो, किचन हो, तो वहाँ पर वो गेस्ट ठहर सकते हैं और उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा जिसका होम स्टे का मकान होगा। होम स्टे, हाँ बिल्कुल जी। आज चीन के बॉर्डर पर जहाँ स्पीति का क्षेत्र है, वहाँ भी होम स्टे की स्कीम चल रही है। मनाली में एक व्यक्ति ने ऐसा होम स्टे के लिए अकोमोडेशन तैयार की, सेब के पौधे के ऊपर से चढ़कर कमरे में एंटर करना। बहुत आकर्षण हुआ और ये स्कीम बहुत सफल हुई है। जी जी। बाकी आपने वाईएस परमार, डॉक्टर वाईएस परमार से लेकर जो है अब तक का पूरा बताया आपने कि इस तरह से हुआ। ठीक है, आपको क्या लगता है कि होना क्या चाहिए था? वो तो चलो एक हुआ है, कहीं आपको लगता है कि कुछ इस तरह से होना चाहिए था जो आज नहीं हो पाया? देखिए नीलकांत जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्र का जीवन हो जी प्रदेश का जीवन हो, परिवार का जीवन हो, व्यक्ति का जीवन हो, होना चाहिए, होना क्या चाहिए और होता क्या है, जी, इन दोनों में अंतर हमेशा रहता है। बहुत बड़ी बात है। इंग्लिश लिटरेचर में एक बात आती है आइडियल। यस, आदर्श हम मानते हैं, लेकिन वो आइडियल कभी पूरी तरह से अचीव होता नहीं। जो आप चाहते हैं कि इस तरह का परफेक्ट चीज बने, जी जी कुछ ना कुछ कमी रहती है। प्रदेश ने बहुत प्रगति की है, बहुत आगे बढ़ा है, अन्य राज्यों के लिए अग्रणी होकर एक आदर्श राज्य भी बना है। इसके बावजूद लगता है और बहुत कुछ होना चाहिए था। और जैसे आप कहें क्या, मैं पहली बात तो ये कहूँगा, जैसे हम चाहते हैं जहाँ सड़क पहुँच जाती है वहीं विकास होता है। यस सर, बिल्कुल बड़ी सर। तो जो योजना अटल जी ने बनाई वो तो 99 में, तब तक तो देश को आज़ाद हुए लगभग 52 साल हो गए थे। राइट। तो आज तक प्रत्येक गांव सड़क से जुड़ जाना चाहिए था, उसमें थोड़ी कमी रही। जी शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार तो बहुत हुआ, गुणात्मक शिक्षा और ज्यादा होनी चाहिए थी, इस पर जोर देना चाहिए। आर्थिक तौर पर प्रदेश को जो तंगी रहती है, अगर लगातार प्रयास किया जाता, टैक्स फ्री बजट देने की जो एक फैशन बन गया, जी, उसकी बजाय अगर थोड़े थोड़े सा संसाधन हम इकट्ठा करते रहते तो प्रदेश आर्थिक तौर पे भी स्वावलंबी हो सकता था। इसलिए मैंने कहा था, अपनी गवर्नमेंट के टाइम में एक स्लोगन दिया था, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान। प्रत्येक गांव सड़क से जुड़ा हो, शिक्षा, प्रत्येक बच्चा जो पैदा होता है बेस्ट पॉसिबल शिक्षा उसको मिले। जी, स्वास्थ्य, हर नागरिक को स्वास्थ्य की सुविधाएं सबसे अच्छी मिले।
अब कोरोना के दिनों में सबने महसूस किया कि और भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होती तो अच्छा रहता। स्वरोजगार, प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए अपना रोजगार लगाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे, जनरेट करे और जॉब सीकर के साथ साथ जॉब प्रोवाइडर बने, सीकर न रहे, नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बन जाए जी। फिर अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा भी हो, सड़क से गांव जुड़ा हो, स्वस्थ भी हो और स्वरोजगार में लगा हो तो उसमें क्या आता है, स्वावलंबन, अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाता है। जो नारा आज देश के लिए प्रधानमंत्री ने दिया, आत्मनिर्भर भारत। जी। तो आत्मनिर्भर इंसान, प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर हो। और जब आप सड़क से जुड़े हैं, आप शिक्षित हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, स्वरोजगार में लगे हैं, स्वावलंबी हैं, तो फिर आता है स्वाभिमान। तो मैंने कहा था मेरा सपना यह है कि हर व्यक्ति, हर गांव जुड़ा हुआ हो सड़कों से, हर व्यक्ति शिक्षित हो, स्वस्थ हो, स्वरोजगार में लगा हो, स्वावलंबी हो और फिर स्वाभिमान के साथ हिमालय की तरह सिर ऊंचा करके जिए मेरे प्रदेश का हर व्यक्ति। वो अभी तक हुआ नहीं है, होना चाहिए। तो इसलिए बहुत कुछ हुआ है, लेकिन और हो सकता है और करना है। ये सड़कों वाले मुख्यमंत्री भी कहा जाता रहा है बहुत। जैसे एक हमेशा जब बात आती है सड़कों की तो आपका जिक्र आता है कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में जो है वो बहुत सारा जो सड़कों का विकास हुआ और मैक्सिमम जो गांव थे वो सड़कों से जुड़े। और आपने सही कहा बिल्कुल कि जो सड़कें, शायद इसलिए इनको हमारी भाग्य रेखाएं कहा जाता है कि जहाँ जो रोड कनेक्टिविटी जहाँ हो जाती है तो वहाँ पे जो है वो अपने आप ही जो है धीरे धीरे विकास की जो है रास्ते वो खुल जाते हैं। और बहुत अच्छी बात की सर आपने ये भी बताया कि क्या हो नहीं पाया और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो सका, उसकी बात की। अब मैं जो हमारा सवाल रहेगा सर आपसे कि जैसे कि आप इस वक्त क्या नहीं हो पा रहा है, मौजूदा हालात की बात करें हम तो। मैं आपके माध्यम से सारे प्रदेश का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जी। हमारे प्रधानमंत्री पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। राइट सर। सारे विश्व में वो नेतृत्व दे रहे हैं और हमारा सौभाग्य देवभूमि हिमाचल का ये है कि जो प्लास्टिक पॉलिथीन पे अब बैन लग रहा है, हमने हिमाचल में 99 में लगा दिया था। यस सर, बिल्कुल राइट। और 2009 में 8-9 में टोटल बैन हिमाचल में कर दिया था। हिमाचल की जनता के सहयोग के कारण, व्यापारियों के सहयोग के कारण हम सफल हुए थे। उसके बाद ये पूछा गया कि इसका करेंगे क्या, तो मैंने कहा जैसे अखबारों को इकट्ठा कर लेते हो, बाद में रद्दी बिक जाती है, आप प्लास्टिक पॉलिथीन के बैग्स को इकट्ठा कर लो। आपसे नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम खरीदेगी 3 रुपये प्रति किलोग्राम और उससे पीडब्ल्यू खरीदेगा 4 रुपये प्रति किलोग्राम। हैंडलिंग चार्ज 1 रुपया उनको मिल जाएगा पर केजी। तो फिर क्या उसका क्या करेंगे? तो हमने हर पीडब्ल्यू के डिवीज़न में एक श्रेडर मशीन लेके दी, जिसके उसके श्रेड्स किए जाते थे छोटे छोटे टुकड़े करके पॉलीथीन के और प्लास्टिक के। और जब सड़कों को पक्का करते हैं तो बिटुमेन के साथ मिला के उसको डाल देते हैं। जी जी। बिटुमेन कम लगता है और पॉलीथीन प्लास्टिक उसमें पिघल जाता है और इसका फायदा होता है कि सड़क ज़्यादा पक्की होती है, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट है पॉलीथीन और प्लास्टिक, पानी को हटाती है, सड़क उखड़ती नहीं है। और हमने किया तो इस पर भारत सरकार, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक टीम भेजी, स्टडी किया, सारे बाज़ारों में जाकर उन्होंने चेक किया कि क्या सचमुच बैन इम्प्लीमेंट हुआ है। और उसके बाद 5 लाख रुपया कैश और एक बहुत बड़ा साइटेशन हिमाचल प्रदेश को अवार्ड के तौर पे मिला कि हमने बहुत अच्छा इसको यूज़ किया। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। फिर इसी पर्यावरण को बचाने के लिए हमने प्लांटेशन की। वर्ल्ड बैंक ने दुनिया में 2 जगह चुनी थी जहां कार्बन क्रेडिट्स मिले, एक कोस्टा रिका था अमेरिकन कॉन्टिनेंट में और दूसरा हिमाचल प्रदेश एशिया में। हमने सुन्नी के पास प्लांटेशन करवाया, उसको वर्ल्ड बैंक ने क्रॉस चेक किया और विश्व में पहला प्रदेश था हिमाचल प्रदेश जिसको कार्बन क्रेडिट्स के माध्यम से पेमेंट मिली। और वर्ल्ड बैंक ने हमें ग्रीन डेवलपमेंट के लिए चुना, जो हजारों करोड़ रुपए की मदद उसके बाद मिली बहुत सारे काम में। तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है और किया जा सकता है, किया गया है, जिसमें हम आत्मनिर्भर होकर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सर फिर भी चलो, जैसे कि आपने बात की, आप जैसे आपने पॉलीथीन का जिक्र किया, बिल्कुल सही बात है, मुझे भी ध्यान में आ रहा है कि जो कार्बन क्रेडिट की योजना वो आपके कार्यकाल में उस वक्त शुरू हुई थी ये।
लेकिन फिर भी सवाल वही है कि और इसके अलावा क्या ऐसा लगता है आपको जो नहीं हो पा रहा है और होना चाहिए? तो इंटरनेशनल जी, एयरपोर्ट हिमाचल में होना चाहिए, राइट सर। ताकि जो पर्यटन की बात है उसको पंख लग सके। जो हाई क्लास का टूरिस्ट है, जो पेइंग है, पे करता है, वो कई कई घंटे की लंबे जाम के बाद बाई रोड आना पसंद नहीं करता। सही कहा। एक तो मैं समझता हूँ युद्ध स्तर पर स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, देश की सुरक्षा की दृष्टि से धनुपली, बरमाणा, मंडी, कुल्लू, मनाली, केलोंग, ले रेलवे लाइन का निर्माण होना चाहिए। इससे पर्यावरण भी बचेगा, इससे फौज की मूवमेंट भी इसके माध्यम से हो जाएगी। मैन एंड मटेरियल फौज का इसके माध्यम से कैरी होगा कि ले तक, बॉर्डर तक, क्योंकि चीन ने सिर्फ 6 रेलवे लाइन बनाई हुई है, तो हमें भी रेलवे लाइन विकसित करनी पड़ेगी। एयर ट्रैफिक हो जाए, रेलवे लाइन बिछ जाए, तो फिर हाई क्लास जो टूरिस्ट है वो इसमें आना पसंद करेगा, और वो ज़्यादा टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारे लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, पर्यावरण भी बचा रहेगा, इतने ट्रक और गाड़ियाँ नहीं जाएंगी और इसकी जगह ट्रेन चलेगी या हवाई जहाज से लोग आएंगे। तो मुझे लगता है ये होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से हमने अपने टाइम पे एक मीटिंग की थी बहुत, जिसमें नितिन गडकरी जी को बुलाया गया था। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि हिमाचल प्रदेश में जंगल है, पहाड़ है, डिस्टेंसेस बहुत है, तो कनेक्टिविटी किस तरह बढ़ सकती है। उन्होंने कहा टनल्स बननी चाहिए, टनल में आपको फिर वृक्ष नहीं काटने पड़ेंगे, डिस्टेंस भी कम होगा, बियर एंड टीयर गाड़ियों का कम होगा और काफ़ी सीमित खर्चे हो जाएंगे। जैसे आपने देखा वो रोहतांग टनल बनी अटल जी के नाम पर, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर टूरिस्ट भी आ रहा है, वहाँ डिस्टेंस भी कम हो गया, वहाँ पॉल्यूशन भी कम फैल रहा है, तो सभी तरह की लाभ उसके मिलते हैं। तो इसको करके इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए करके, और जो हाइड्रो पावर है उसका मैक्सिमम यूज बढ़ाना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए। हमने अपने टाइम में लगभग 10-12 हज़ार मेगावाट के काम प्रारंभ करवाए थे, वो प्रोजेक्ट सब लगभग पूरे हो रहे हैं। सर स्कूल में बने और कम से कम 3 अध्यापक हों प्राइमरी स्कूल में। तो पहले हमें अकोमोडेशन उपलब्ध करानी पड़ेगी, स्टाफ पूरा हो, शिक्षा जो देने वाला पढ़ाने वाला है वो भी, और नॉन टीचिंग भी, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ पूरा। और इसका फ्लोरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि इतने संस्थान और खोल दी स्कूल। जी जी, जो है उनको कंसोलिडेट करो, और जहाँ 2 टीचर हैं और विद्यार्थी 1 है, वहाँ स्कूल की चलाने का क्या औचित्य है। उस विद्यार्थी को कंपटीशन की भावना नहीं आती, वो टीचर को पढ़ाने का मजा नहीं आता। तो जहाँ विद्यार्थी हो वहाँ टीचर्स पूरे दिए जाए, पूरी पढ़ाई हो, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट अब चाहिए, गुणात्मक सुधार, जी जी, संख्यात्मक नहीं कि 10 लोगों ने डिमांड की तो वहाँ घोषणा करने में नेता को आनंद आता है कि स्कूल अपग्रेड कर दिया, स्कूल खोल दिया। जी। उस विद्यालय में सुविधा क्या है, क्या वहाँ अकोमोडेशन है। 1998 में हमने सर्वे कराया था सत्ता में आने के बाद कि कितने प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ स्कूल के कमरा है ही कोई नहीं। 2064 ऐसे स्कूल थे प्राइमरी स्कूल हिमाचल प्रदेश जहाँ एक भी कमरा नहीं था, जहाँ बच्चे पीपल के नीचे, आम के दरख्त के नीचे पढ़ते थे। अगर मौसम बिगड़ जाता था तो छुट्टी हो जाती। 1904 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर एक कमरा था जो प्रधान के घर का था या पंचायत घर का था या महिला मंडल का कमरा था जिसमें क्लास लगती थी, या कोई जज घर था। फिर हमने सरस्वती हम प्रोवाइड करें उसको लाने ले जाने के लिए, लेकिन स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़े जहाँ बच्चे कंपटीशन की भावना से आगे अच्छे आ सकें। इस तरह से शांता कुमार जी ने जो कहा वो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हों। अब किसी इंडिविजुअल संस्था का आपने ठीक कहा कि नाम लेने के औचित्य नहीं, ठीक नहीं लगता, लेकिन हर हॉस्पिटल वैसा नहीं हो सकता जिसमें उनका इलाज हुआ था। जी जी, गंभीर बीमारियों के लिए उस लेवल की फैसिलिटी जहां एक्सपेक्टेड है, जहां उम्मीद है, वहां होनी चाहिए। लेकिन कुछ
छोटी मोटी बीमारियों के लिए जैसी सुविधा आवश्यक है वो छोटे लेवल पे भी होंगी। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स स्पेसिफिकेशंस के साथ, फैसिलिटीज़ के साथ, स्टाफ के साथ और मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ अवेलेबल हो, ये बहुत अच्छा है, प्रदेश में ही हो। अब जैसे हमारे मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, इनके साथ जो अटैच्ड हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि प्रदेश में अगर 7-8 मेडिकल कॉलेज हैं तो सुविधा होगी, तो फिर लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन छोटे हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, पीएचसी, सीएचसी, इनकी भी आवश्यकता रहेगी, अपने लेवल पे इनको भी काम करना होगा। और लाहौल स्पीति के मैं प्रवास में था जी। तो वहाँ एक जगह थोड़ी सी दूरी पर ही पीएचसी की डिमांड आ गई, तो मैंने वहाँ भी कहा था, मैंने कहा मान लो मैं यहाँ पीएचसी खोल देता हूँ, आपके मकान के साथ सांझी दीवार के साथ पीएचसी खुल जाती है, लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो आपको ये संतोष तो होगा कि पीएचसी पड़ोस में है। खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार हो जाए और वहाँ डॉक्टर नहीं होगा, इलाज हो नहीं पाएगा, तो उससे अच्छा, बहुत अच्छा ये होगा कि हम एम्बुलेंस की सुविधा दें और ठीक स्थान पर ठीक डॉक्टर्स का नंबर हो, सभी सुविधाएं हों और एम्बुलेंस से हम उसको वहाँ पहुँचा दें। इस तरह नीलकांत जी, आपका और दिव्य हिमाचल का मैं बहुत आभारी हूँ और आपके माध्यम से फिर से एक बार प्रदेश की जनता को 50वें पूर्ण राज्यत्व दिवस का के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपके मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ। जी धन्यवाद। हमें तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, जिन्होंने जो है वो अपने सुझाव भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने जो जैसे कि पूर्ण राज्यत्व दिवस पर उन्होंने जो क्या क्या जो इतने सालों में हुआ है, इन 50 सालों में क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उसका भी जिक्र किया और क्या होना चाहिए, अपने सुझाव भी दिए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इनके जो सुझाव हैं वो उस पे जो है वो कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं, चाहे प्रदेश की जो भी सरकारें हैं, आज वर्तमान सरकार है, आने वाले जो सरकारें रहेंगी, वो उस पर अमल करेंगी, ताकि हम इस पहाड़ी प्रदेश को जो है एक आदर्श प्रदेश बनाने में जो है कामयाब हो सके। धन्यवाद।